अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको आज हमारे चैनल ला अनवील में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए ने कैसे शुरुआत की, आज़ादी की, क्या वजूहत बनी थी, क्या कौन सी पॉलिसीज़ थी, किसने जो है उस पर सबसे पहले उसको एक्सप्लोर किया था। हमने देखा था कि जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस आया, उसने जो है इंग्लैंड को अमेरिका को एक्सप्लोर किया था। फिर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो यूके की तरफ से इम्प्लीमेंट करवाई गई। उसके बाद जब हम देखा कि न्यूयॉर्क की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवाया गया, और उसके बाद हमने लास्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि द टी एक्ट एंड बूस्टन टी पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था, जो बूस्टन मसाकरे हुआ, जो बूस्टन हार्बर पे अटैक हुआ था रेड इंडियंस के लिबास में, और वहीं के लोगों ने अटैक किया था। तो आज हम शुरू करते हैं उससे आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी तो आपकी लेक्चर 2 की वीडियो देखना फजूल है। क्योंकि हमने उसमें स्टार्ट किया कि वहाँ कैसे आज़ादी स्टार्ट हुई। क्योंकि इससे ये लेक्चर 1 से कंटिन्यू करते हैं हम। अगर आपको लेक्चर 1 देखना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हम पढ़े, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स में जो यूएसए की हिस्ट्री में आता है, तो 11 नंबर पर हम बोल सकते हैं उसको इनटॉलरेबल एक्ट 1774। अच्छा, इनटॉलरेबल एक्ट में क्या हो, जैसे हमको पता है कि टी पार्टी एक्ट में उन्होंने टी पर भी जो है टैक्स नाफिज कर दिए गए थे। फिर बूस्टन हार्बर का मसला हुआ। उसके बाद 1774 में एक जो है इंटॉलरेबल एक्ट आया। इसमें सिविल वार सिचुएशन तो पहले ही से गायब थी, सिविल वार सिचुएशन पहले थी। हमने देखा कि वो मसाकरे भी हो चुका था यहाँ पे, तो उसकी वजह से सिविल वार बढ़ चुकी थी। तो इसमें एक्ट में क्या है कि इन्होंने कहा कि हम नॉट टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर, के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। जीरो टॉलरेंस रखेंगे हम, कि कोई भी बंदा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो है इस इंटॉलरेबल एक्ट के तहत, इस इंटॉलरेबल एक्ट के जो ट्रूप्स थे, जो फौजी थे, उनको इजाज़त दी गई थी कि आप किसी को भी डिटेन करें, किसी को भी अरेस्ट करें विदाउट इवन नोइंग द रीज़न। आज के हमारे कानून में या यूएसए कानून में क्या है कि आप आपको रीज़न बता के अरेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि ट्रूप्स को पावर दी गई थी कि आप बिना किसी जो है वार्निंग के या बिना बताए आप अरेस्ट कर सकते हैं। सही। उसके बाद 12 पॉइंट पढ़ देंगे। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। अच्छा, हमने पढ़ चुके हैं कांग्रेस का, जब स्टेट्स ने अपने आप को नाम दिया, जब स्टेट्स मिल बैठ के बैठी थी आपस में, जो शुरू में स्टेट्स मिल बांध के बैठी थी, उन्होंने अपने आप को नाम दिया था कांग्रेस। तो जो 9 स्टेट्स पहले मिल के बैठी थी, उन्होंने अपने आप को नाम दिया था कांग्रेस। ठीक। तो उसकी पहली कॉन्टिनेंटल मीटिंग हुई 1774 में। कहाँ पे हुई? फिलाडेल्फिया पे हुई। फिलाडेल्फिया, इस पे 12 स्टेट्स ने इसको अटेंड किया था। इस फिलाडेल्फिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 12 स्टेट्स ने इसको अटेंड किया, और उन्होंने एक प्रोपोजल जो है ड्राफ्ट किया ब्रिटिश किंग के लिए। इन्होंने एक प्रोपोजल ड्राफ्ट किया। उसमें इन्होंने बोला कि जो आप हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, या जो आपने इंटॉलरेबल एक्ट हम पर जो है नाफिज करवा दिया है, इसको जो है आप ख़त्म करें, कुछ जो है हम पे रहम किया जाए। तो लेकिन किंग ने क्या कर दिया? किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इंटॉलरेबल एक्ट जो है नाफिज रहेगा, और ट्रूप्स को इजाज़त दे के वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेन ऑफ इवेंट में हम देखते हैं कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एंड रेवोल्यूशनरी वार अगेंस्ट इंग्लैंड। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, उसमें 1775 और 1787 में क्या कि ऑफिशियली सिविल वार स्टार्ट कर दी जाती है। ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर दिया जाता है 1775 में। ठीक, जैसे हमने आपको बताया कि उन्होंने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में उनको पहले लिख के समझाया कि ना करें ऐसा, लेकिन जब वो ना माने तो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑफिशियली सिविल वार स्टार्ट करेंगे, जिसमें 13 रियासतों ने उस सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में जो हिस्सा लिया था। ठीक, 13 रियासतों उसमें हिस्सा दिया। फिलाडेल्फिया पे हुई थी ये भी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस भी, और उसमें स्टेट्स यूनाइट हो गई, आपस में यूनाइटेड हो गई। उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर अब लड़ेंगे। पहले क्या था, एक स्टेट अलग अलग होकर लड़ रही थी, लेकिन इन्होंने इनमें क्या कहा कि हम एक साथ होकर सिविल वार लड़ेंगे इनके साथ, कि इनको यहाँ से हमें निकालना होगा। तो जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आगे चल के, तो उसको इस सिविल वार लीड करने के लिए कमांडर इन चीफ, मतलब सब जैसे आर्मी चीफ बना दिया गया कि आप इस सिविल वार को आगे चल के लीड करें। अब देखें रीजंस क्या थे सिविल वार के, कि जैसे सबसे पहले उसका रीजन था कि पॉलिसीज ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसीज बहुत ही खराब थी उनके लोगों के साथ। जैसे आए दिन टैक्स इंपोज कर दिए जा रहे थे, इंटॉलरेबल एक्ट, टी एक्ट, और पीछे स्टैम्प एक्ट वगैरह बहुत सारे एक्ट थे। तो उसकी वजह से इंग्लैंड की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से सिविल वार स्टार्ट हो गई कि नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएस पीपल, कि यूएस के लोगों के साथ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उनकी
सिर्फ उनके ट्रूप्स थे और इंग्लैंड की अपनी पार्लियामेंट थी जहाँ से वो जो लॉ इम्पोज करवाते जा रहे थे। उसके बाद कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं थी कि इंग्लैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप ट्रेड इम्पोज नहीं कर सकते, तो इससे क्या हुआ कि गुर्बत फैल रही थी। उसके बाद नो डिफेंस फॉर कॉलोनीज, कि कॉलोनीज अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पुल थी, उसके इस तरफ यूएस था, यूके था और इस तरफ फ्रांस था, तो जब चाहे आपस में जंग स्टार्ट हो जाती तो जो लोकल्स थे वो बहुत अफेक्ट हो रहे थे। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ राइट्स, सबसे जो बड़ी वजह की जाती है वो ये थे कि इनके लोगों को अवेयरनेस थी राइट्स की। जैसे हमने देखा कि मैग्ना कार्टा में 1215 में क्या हुआ कि लोगों ने आगे बढ़ा, उन्होंने अपने हक लिए, पार्टीशन ऑफ राइट में, बिल ऑफ राइट में उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी मजबूत किया, मतलब जो अपोज करी थी एक किंग की पावर को। मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स के ऊपर भी हमारी एक वीडियो प्लेलिस्ट मौजूद है, हम उसकी भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक। उसके बाद आ गई कि मतलब ये सारी वजूहत थी सिविल वार की वजह से। आगे देखते हैं, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के जो स्टेट्स ने जो 13 स्टेट जो सिविल वार स्टार्ट की उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। जैसे हम पढ़ते आते हैं ना, अगर आपको यूट्यूब से आप कहीं भी या कहीं बुक्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको इस जगह से मिलेगा कि अमेरिका कहाँ से, लेकिन हमने आपको बताया कि पीछे से बैकग्राउंड हम बिल्कुल लेंगे कि क्या वजह थी कि वो आग लगी, वो चिंगारी उठी कि हम आज़ादी लें, ठीक। तो देखते हैं 4 जुलाई 1776, इनमें जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे आज भी मनाया जाता है, कि इस दिन क्या हुआ कि अमेरिका ने जो स्टेट्स आपस में हुई थी, जो साथ हुई थी इस ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए, उन्होंने क्या किया था, अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस की थी, ठीक। कांग्रेस मीटिंग हुई फिलाडेल्फिया में 1776 में, और में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई कि हम क्या हैं, कि हम आज़ाद हैं, कि हम अपनी आज़ादी डिक्लेयर करते हैं। उस रेजोल्यूशन में 13 स्टेट्स थी, 13 स्टेट्स ने जो है अनाउंस की सेपरेशन फ्रॉम इंग्लैंड। 13 स्टेट्स ने क्या की, सेपरेशन अनाउंस की इंग्लैंड ने। अच्छा, इस रेजोल्यूशन को, ठीक, तो इस रेजोल्यूशन को जो है किसने ड्राफ्ट किया, एक कमेटी में जिसने इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था। कमेटी में जॉन आदम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन। अच्छा, इन लोगों ने बहुत काम किया था यूएसए की इंडिपेंडेंस में करवाने को, या जो कन्वेंशंस हुई थी उसको हेल्ड करवाने में इन लोगों के बहुत सारे रोल हैं। और थॉमस जेफरसन ने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसने ये ड्राफ्ट किया था, कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो ड्राफ्ट पेश किया गया था, ये थॉमस जेफरसन ने जो लिखा था, ठीक। और इसने जो है ये किससे इंस्पायर हुआ था, किसके ड्राफ्ट से इंस्पायर हुआ था, तो ये जॉर्ज मेसन के ड्राफ्ट से इंस्पायर हुआ था। कि सबसे पहले मई 7, जैसे हम देख रहे हैं कि जुलाई में यूएसए ने कंबाइंडली 13 स्टेट्स ने जो मिलकर आज़ादी का डिक्लेयर किया था, लेकिन उससे पहले मई 1776 में वर्जीनिया जो अभी स्टेट है यूएसए की, उसने जो है आज़ादी अनाउंसमेंट की थी अपनी। तो उन्होंने भी एक ड्राफ्ट पेश किया था, लेकिन वो ड्राफ्ट किसने पेश किया, जॉर्ज मेसन ने। तो जो थॉमस जेफरसन था वो इसके ड्राफ्ट से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और उसने अपना एक ड्राफ्ट बनाया था। तो इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है कि इन्होंने कंप्लीटली इंग्लैंड रूल को चैलेंज कर दिया। 13 रियासतों ने मिलकर जो है इन्होंने इंग्लैंड रूल को चैलेंज कर दिया था, और उन्होंने आइडेंटिफाई की पीपल्स सोवरेनिटी कि सबसे ज़्यादा मजबूत आवाम है, तभी इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, ठीक। तो हम जैसे देखते इस कमेटी में, जैसे हम देखेंगे जॉन आडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, तो हम देखेंगे यूएस की आज़ादी में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब एक बंदे ने आज़ादी नहीं की, जैसे मैंने कहा कि ये थॉमस जेफरसन ने जैसे इस ड्राफ्ट को जो है ड्राफ्ट किया था, फिर किससे इंस्पायर्ड हो गया, जॉर्ज मेसन ने। ऐसे ही फ्रैंकलिन, बेंजामिन का बहुत सारे रोल हैं। जैसे अगर आप करेंसी में देखेंगे यूएस की, तो वहाँ पे आपको बहुत से लोगों की पिक्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी करेंसी देखेंगे तो जो करेंसी नोट चलेंगे आपको एक ही कायदे-ए-आज़म की रोल मिलेगी, उसमें कायदे-ए-आज़म की फ़ोटो मिलेगी। लेकिन यूएसए की करेंसी में आपको बहुत सारे लोगों की जो है आपको तस्वीर मिलेगी। इसी तरह अगर आप $1 पे देखेंगे तो आपको वाशिंगटन की पिक मिलेंगी, जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। और अगर आप $2 की पिक लेंगे तो आपको जेफरसन की मिलेगी, जिसको थॉमस जेफरसन, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का बिल भी ड्राफ्ट किया था। उसके बाद अगर आप $5 पे देखेंगे तो आपको लिंकन की मिलेगी, अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। उसके बाद अगर आप $10 पे देखेंगे तो आपको अलेक्जेंडर हैमिल्टन मिलेगी, जो आगे चल के सेक्रेटरी ट्रेजर अपॉइंट हुए थे। उसके बाद 20 के नोट पे देखेंगे तो आपको जैक्सन, 50 पे आपको ग्रांट की पिक मिलेगी, $100 पे आपको फ्रैंकलिन की पिक मिलेगी, और इस दिन आप 500 पे आपको मैकिनले की पिक मिलेगी, और जो है 1000 पे आपको क्लीवलैंड की पिक मिलेगी,
और जो है 5000 पे आपको मेडिसन की पिक मिलेगी जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था। अगर आप $10,000 की देखेंगे तो उसमें जो है चेस की पिक है। और इसी तरह अगर आप 1 लाख की देखेंगे जिसको गोल्डन नोट कहा जाता है तो उस पर विल्सन की पिक है। ठीक, तो अभी आगे शुरू करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि उसी डेट पे 4 जुलाई को 1776 को ही इन्होंने कन्फेडरेशन का ऐलान किया था। कन्फेडरेशन ऐसे समझे कि अपोज है फेडरेशन का। कन्फेडरेशन में क्या होता है, एक वीक बॉन्डिंग होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पे। स्टेट्स की वीक बॉन्डिंग होती है और नो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि स्टेट्स की मर्जी एक कंबाइनली बात सुने या ना सुने, वो जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में 13 स्टेट्स आई थी, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस बढ़ा था तो 9 स्टेट्स थी। मतलब ऐसा ही था कि कोई स्टेट हाँ तो बोली थी लेकिन वो साथ मिलकर आगे नहीं आ रही थी। क्या जैसे वर्जीनिया ने सबसे पहले अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी, तो इसी तरह मतलब वो स्टेट्स जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उनके ऊपर कि भाई हम यूएसए ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन वो एक कंबाइनली साथ नहीं थे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी उनकी। तो आगे चलकर क्या हुआ कि वो कन्फेडरेशन फेल हो रही थी, मतलब पहले से थे वो कमजोर हो रहे थे। यूएसए देख रहा था कि हम कमजोर हो रहे हैं और ब्रिटेन फिर भी स्ट्रांग हो रहे हैं कि हमने आज़ादी अनाउंस की हुई है अपनी, कि फिर भी। तो क्या हुआ कि वजूहत ये थी कि वीक बॉन्डिंग थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती कन्फेडरेशन में, कोई टैक्स पॉलिसी नहीं थी कि हर रियासत अपने हिसाब से टैक्स ले रही थी, क्योंकि जैसे एक मुल्क को अगर कोई गवर्नमेंट चलाती है तो वो टैक्स जरूर, टैक्स के पैसे से मुल्क चलता है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई डिफेंस नहीं था, हर रियासत अपने हिसाब से लड़ रही थी। मतलब एक कंबाइनली एक वन आर्मी नहीं थी उनके पास। अच्छा, कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं थी। जैसे हमने बताया कि पहले यूके ने बैन लगाया हुआ था ट्रेड पे, तो इसमें कुछ रियासत ऐसी थी कि बोल रही थी कि कंप्लीट बैन रहे, फ्रांस के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो अमीर रियासत थी मोस्टली वो ये बोल रही थी कि हम फ्रांस के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और कुछ रियासत ऐसा बोल रही थी कि हम ट्रेड करेंगे। जैसे जो कुछ अमीरों से कुछ गरीब थी रियासतें, तो वो बोले थे हम ट्रेड नहीं करेंगे या हम ट्रेड करेंगे। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो बोले थे हम ट्रेड करेंगे तो वो फिर फ्रांस के साथ जो है वो जुड़ते जा रहे थे, वो फ्रांस से क्लोज हो रहे थे। तो ये बहुत सारी वजूहत थी, कन्फेडरेशन वीक हो रहा था उससे। और यहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज ने इवॉल्व लिया, मतलब वो अमीरी और गरीबी के तहत 2 पार्टी सिस्टम ने जो है इवॉल्व लिया था। और नो कंबाइंड जुडिशियल सिस्टम, कोई जुडिशियल सिस्टम भी एक जैसा नहीं था उनके पास, कंबाइंड कोई भी नहीं था। ठीक, तो उसके बाद सीधे वो भी बनाता है कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई 1787-1789 एंड अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये कन्वेंशन क्यों हुई थी? ये कन्वेंशन इस वजह से हुई थी कि हम देखें कि कन्फेडरेशन के आर्टिकल्स को रीचेक करें कि कन्फेडरेशन क्यों फेल हो रही है, कि टू रीचेक द सिस्टम ऑफ कन्फेडरेशन, उस कन्फेडरेशन के सिस्टम को देखें कि क्यों जो है फेल हो रही है, क्या वजूहत हैं कि हम आज़ादी अनाउंस की हुई है, हम उस इंग्लैंड रूल को चैलेंज करने फिर भी हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये जो मीटिंग डेट थी उसकी 14 मई टू 17 सितंबर, ये बहुत लंबी चली थी। इसको जॉर्ज वाशिंगटन ने जो प्रेसिडेंट किया था, जो चेयरमैन थे, जो चेयर कर रहे थे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन को। अच्छा, इस कन्वेंशन के होने से 2-3 वीक पहले जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो आ चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया है यूएसए की आज़ादी के लिए, तो ये दोनों आ चुके थे। इन्होंने स्टेट्स को कन्विंस किया कि आप आए इस कन्वेंशन में, एक मिल बांध के बैठते हैं और देखते हैं कि सिस्टम क्यों फेल हो रहा है। ठीक, तो जो रीचेक हो रहे थे सिस्टम ऑफ कन्वेंशन, तो वो भी जेम्स मैडिसन ने ही रीचेक किए थे वो। ठीक, इस कन्वेंशन में अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो इकोनॉमिस्ट थे उनको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी अपॉइंट किया था, और जेम्स मैडिसन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था। इस कन्वेंशन में कॉन्फेडरेशन को ख़त्म कर दिया गया था। इस कन्वेंशन में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया गया था और सब स्टेट्स को वो सेंड कर दिया था। इस कन्वेंशन में सब स्टेट्स को, जो 13 रियासतें थी, उनको सेंड कर दिया गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इसको देखें और इसको रेटिफाई करें। इसी कन्वेंशन में जैसे मैंने आपको बताया कि कन्फेडरेशन को रिप्लेस किया गया था फेडरेशन में। फेडरेशन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है स्टेट की, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वन फोर्स होती है, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट, जैसा हम बोले, फेडरल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स दे देती है अपने सूबों को, अपने जो है जैसे स्टेट्स को कि आप जाएं, या इसमें खुद मुख्तार जैसे पाकिस्तान गया अगर आप बात देखते हैं तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक,
फेडरेशन में जैसे ऐसा होता है कि उनकी एक आर्मी सिंगल आर्मी पर कंपोज होती है और रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम एक होता है कि एक ही टैक्स पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है टैक्स, तो तभी उन्होंने फेडरेशन को कायम कर दिया कि बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग रहे। तो इस तरह जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए यूएसए के। तभी हम बोलते हैं कि और 9 मार्च को जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने हर रियासत को वो ड्राफ्ट भेज दिया था, उस ड्राफ्ट में जुडिशियल सिस्टम बताया, गवर्नेंस सिस्टम बताया कि सब कुछ वो भेज दिया कि रियासतों को भेज दिया कि भाई आप इस पे क्या करें, इसको रेटिफाई करें। तो 9 मार्च 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई करवा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई हुई और 9 मार्च 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। मतलब वो इन ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेशन डे हम बोलते हैं कि 9 मार्च 1789 है और उसको 13 मार्च से जो दरकार स्टेट्स थी 9 रियासतों ने इसको रेक्टिफाई किया था। तो वही तभी मैंने आपको ये बात बताई, ठीक। तो इसी तरह हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अमेरिका, कि आइन ने अमेरिका बनाया, ऐसा नहीं आइन ने अमेरिका बनाया, ये नहीं कि अमेरिका ने आइन बनाया, ठीक। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात ले लें तो पाकिस्तान ने 9 साल के बाद अपना पहला आइन बनाया, ठीक। लेकिन इसने क्या किया कि अभी तो अमेरिका बना ही नहीं था और उन्होंने पहले ही अपना आइन बना लिया, तभी बोलते हैं कि आइन ने अमेरिका को जन्म दिया। उसके बाद आ गई द कनेक्टिकट कंप्रोमाइज। कनेक्टिकट जो है एक स्टेट है जो है वो अमेरिका की, इसने एक इशू रेज किया कि रिप्रेजेंटेशन का इशू, कि सेनेट में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, मतलब कितने बंदे आएंगे, क्या सिस्टम होगा। तो इसमें फिक्स किया कि 11 डेलीगेट आएंगे, मतलब 11 डेलीगेट्स उनके आएंगे, रिप्रेजेंटेशन को कांग्रेस फिक्स हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो 19वां जो है हम पढ़ रहे सीरीज ऑफ इवेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के बारे में हम आपको बताएं 1789 में, जैसे कि हमने देखा कि 9 मार्च को इसको जो है ऑपरेशन में जा दिया था और जेम्स मेडिसन जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। अच्छा, इस द कनेक्टिकट कंप्रोमाइज को भी जो है जेम्स मेडिसन ने देखा था। तो जेम्स मेडिसन फादर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में जो है 7 आर्टिकल हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें 7000 वर्ड्स हैं, 27 अमेंडमेंट्स की गई हैं आज तक। ये वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, क्योंकि अमेरिका को जो है हम देखा जाए तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन है। और कॉन्स्टिट्यूशन पर हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे, उसके साइलेंट फ्यूचर्स पे हम आगे चल के डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इस आइन में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल करार दे दिया गया कि अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे यूएसए का तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ यूएसए, कि हम यूएसए की आवाम, ठीक। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन का था। सेकंड ऑब्जेक्शन ये आ गया कि स्टेट्स ने बोला कि हमने आज़ादी ली, राइट्स की वजह से अपने हक में नहीं मिल रहे थे, तो इस आइन में राइट्स कहाँ हैं? स्टेट्स आस्क्ड वेयर आर आवर राइट्स, स्टेट ने बोला कि हमारे हक कहाँ हैं, ठीक। तो इसको भी जेम्स मेडिसन ने देखा था इस मसले को, तो बिल ऑफ राइट्स 1787 में पेश किया गया और 1791 में वो बिल ऑफ राइट रेक्टिफाई होकर इन्फोर्स हो चुका था। इसमें जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तक 27 अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स में वो बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। उसके बाद जो सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स में हम देखते हैं कि लेसियाना पैक्ट, लेसियाना एक स्टेट है यूएसए की, 1803 में ये यूएसए ने परचेज की थी स्टेट को फ्रांस से $15 मिलियन में। क्यों परचेज की थी? कि टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी, क्योंकि बोलते हैं कि एक मुल्क का छोटा होना ही जो है उसकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक। तो ये था यूएसए कि यूएसए कैसे आज़ाद हुआ, क्या वजूहत बनी यूएसए को आने के लिए। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो सब पढ़ाते हैं कि भाई फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में स्टेट ने कॉन्फेडरेशन बना ली, 9 स्टेट 13 स्टेट ने, लेकिन वजूहत क्या थी भाई कॉन्फेडरेशन बनाने की? तो इसमें हमने वो सब कुछ देखा, मतलब अभी हमने अमेरिका को आज़ाद करवा लिया। चल आगे चल के हम यूएसए पे और ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल ला अनवील को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।